Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में अभी हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट और अब हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेक। Country's GDP grew at 8.7% in the financial year 2021-22. Fiscal deficit stands at 6.7%, and for the fourth quarter of the last fiscal, economy grew at 4.1%. At the stock markets, snapping 3 days of gains, Sensex loses 359 points, Nifty slips 77 points, Rupee drops 10 paise against the dollar. देश का सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7% की दर से बढ़ा। वित्तीय घाटा इस दौरान 6.7% दर्ज हुआ और पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि की दर 4.1% रही। शेयर बाजारों में 3 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला तोड़ते हुए सेंसेक्स 359 अंकों की गिरावट में रहा। निफ्टी 77 अंक गिरकर बंद हुआ। रुपए में डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की मंदी दर्ज हुई। The country's economy grew at 8.7% in the financial year 2021-22. During the last financial year, agriculture growth stood at 3% and manufacturing grew at 9.9%. In the fourth quarter of the last fiscal, the economy grew at 4.1% from 2.5% over the same quarter previous fiscal. And in the month of April, country's core sector grew at 8.4% against a figure of 4.9% in March. आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.7% दर्ज हुआ, जो वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए 6.9% के संशोधित बजट अनुमान से कम है। पिछले वित्त वर्ष में फरवरी 2021 में प्रस्तुत बजट में सरकार ने वित्तीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% तय किया था। वर्ष 2021-22 के अंत में राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट 4.1% था। और अब हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं हमारे आज के वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनू। उदयन, जैसे अभी हमने जो फिगर्स आई हैं, लेटेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स जीडीपी की और फिस्कल डेफिसिट की, अगर हम जीडीपी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए जो संकलित आंकड़ा है वो 8.7% है। जो भी अभी तक संशोधित अनुमान आए विभिन्न एजेंसियों द्वारा, जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसको मद्देनजर रखते हुए कैसे देखते हैं आप 8.7% की आर्थिक वृद्धि को? देखिए सोनू, ये नेगेटिव सरप्राइज नहीं है और लोगों को चिंता, जैसे हम जैसे लोगों को चिंता थी कि जितना हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कहीं उससे कम तो नहीं हो जाएगा, तो ये नेगेटिव सरप्राइज तो नंबर 1 है नहीं। दूसरा था कि हमें याद करना पड़ेगा कि चौथा क्वार्टर जो है जनवरी से मार्च में, जनवरी हमारे लिए एक तरीके से राइट ऑफ था ओमिक्रॉन के स्प्रेड की वजह से, तो वो तो हमें मालूम था कि ये इसका असर पड़ने वाला है और उसके बारे में एक अनुमान लगाया गया था। तो ये ब्रॉडली इन लाइन जो है, मेरे हिसाब से तो ये ब्रॉडली इन लाइन ही है जो नंबर्स आए हैं। इसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है। जो आपने बजट घाटे के बारे में बात की है वो अब कहा जा सकता, आर्ग्यू किया जा सकता है वो स्लाइट पॉजिटिविटी सरप्राइज की तरफ है। बाकी जो है ये कुछ मोर और लेस ये जो अनुमान किया जा रहा था, उम्मीद की जाती उसी के लाइन में है, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। और इसलिए जो मार्केट की तरफ से जो चिंता होनी चाहिए थी वो इस बारे में नहीं होनी चाहिए। Udayan, good evening, and we now have the figures with us. But going forward, while the continued normalization of contact-based service sector
I'm going to give you some of the pointers which are going to act as the tailwinds for the economy. Are you in agreement with us over there? One could be the service sector. Two could be the private capex on the back of PLI schemes. And China Plus One strategy of the government. And what about the rural consumption, owing to higher realization and cultivation income? Will these put together act as a tailwinds, or one of these factors are going to be more prominent in the coming days? Well, the first thing that you talked about, the China Plus One, some of the other ones that you talked about, PLI, they might just be the ones which will take things forward. Now, as far as rural income is concerned, while the growth figures are pretty interesting and the numbers look pretty good, as we know, Rajesh, that much of it will depend on the kind of rains that we're going to get and the kind of output we're going to have, and the choice, etc., procurement, etc. And it's also coming on the backdrop where rural incomes haven't, while the governments and state and central governments are trying to give a spike to the rural income, that has not exactly been happening in a way that we would want, right? So that is something that is to be seen, where the jury is going to come out at some point and see what's going to happen. But the first three odd factors will actually work. But Rajesh, I don't have access to those figures. But a key of these GDP figures, there are two areas where things are going to be very key in terms of what the figures have come out. One is the personal consumption expenditure. What is the kind of data that's coming out, that has come out today? And the second would be anything to do with capital formation. Are there, so the market is obviously going to look at these two figures very closely. So would they be saying anything, or would they be giving any indication? That might just have a little bit of a key in terms of determining the sentiments. As far as negative surprises are concerned, there aren't any from the headlines that you have just read out. But these are the two figures I expect the market to be very interested in. So उदिन, जो आप कह रहे हैं कि काफी सारे रिफॉर्म्स हैं, उस पर भी डिपेंडेंट है हमारी ग्रोथ. हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग 9.9% पर पहुंच गई है, ऑलमोस्ट डबल डिजिट्स पिछले वित्त वर्ष में. और आरबीआई के गवर्नर ने कल कहा कि क्लियर साइंस हैं डिमांड रिवाइवल के, प्राइवेट कंजम्पशन के एंड पिकअप इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के. इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो ग्रोथ सिनेरियो है वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले में कहीं बेहतर है. क्या उसकी पुष्टि इन फिगर्स से होती है कि फोर्थ क्वार्टर में 4.1% ग्रोथ है? अगर हम यूएस की तरफ देखें तो वहां 1.5% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. देखिए, यूएस के साथ कंपैरिजन करना अनफेयर होगा, क्योंकि वहां पे मतलब बिल्कुल बातें अलग हैं. वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उनके पास जो उनके फैक्टर्स हैं उनके साथ हम बिल्कुल कंपेयर ही नहीं करते हैं. पर हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ. हमारे जो रेवेन्यू पोजीशन है वो काफी बहुत ही बेहतर पोजीशन में है कंपेयर टू दूसरे जो देश हैं. हमारे जैसे जो देश हैं विद लार्ज इकोनॉमीज हैं, वहां पे हम, अगर आप नंबर 1 इकोनॉमी ग्लोबली जो है यूएस, उसके साथ ना कंपेयर करें और दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू करें, तो हम अच्छे पोजीशन में नजर आएंगे, क्योंकि हमारे रेवेन्यू पोजीशन रिलेटिवली बेटर है. अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोगों का ऊपर जाता है, जो भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने हमारी बंद हुई इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनको हमने खोला है, तो जाहिर है फिर तो एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए. पर सुनो, ऑन द अदर हैंड मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो ये इसमें काफी कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स हैं. हाँ, रिफॉर्म से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी आगे बढ़ाएगी और हमारी जीडीपी भी आगे बढ़ेगी. पर हमारे जैसे प्रोग्राम में हमें ये भी देखना पड़ेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. अगर वो कुछ लोगों तक ही उसका फायदा सीमित रह जाता है और ऐसी जनता जो कोविड से नेगेटिवली अफेक्टेड थी, जो सेक्टर्स थे, लोग थे, उनके पास वो फायदे पहुंचती नहीं है, जहां पे ग्रोथ के लिए, सपोर्ट के लिए, जहां पे ग्रोथ कर पाएंगे, उनकी इनकम हो पाएगी, तो फिर वो हमारा पूरा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो पूरा एम्बिशन, महत्वाकांक्षा है, वो पूरी नहीं हो पाएगी. So then we talked about the tailwinds going forward. Let's talk about the headwinds and how do we as a country, as an economy, counter them.
For example, the slowdown in global growth, the energy prices, rising interest rates, and the tightening of financial conditions. These are going to be the headwinds that we will encounter going forward. And how are we going to take care of them? See, Rajesh, these are, there are things that you will be able to do something about, and there are things you will not be able to do anything about, right? Now, when it comes to, we are importing most of our fuel, which is coming from outside, there isn't much that we can do. We can say that we're going to get more efficient, we're going to, go for battery operated stuff and all that. But these don't happen over a period of, they don't happen overnight, You will have to do that. So basically, the key part in the popular narrative and otherwise also is not to overthink on the things that we cannot control, right? And if we focus on the tailwinds, things that are helping us, you mentioned the PLI and, China Plus One and things like that. Those are the things that we can do something about. So if we focus on that, for a change, we'll start feeling better and we'll have a more optimistic sentiment and narrative. There's no doubt, Rajesh, that the global growth, economic growth, and as a consequence of that, in India also is going to get affected. We are linked with the global economy, and therefore we are going to face that pressure. But the question is, if we build a nice little wide sort of base, which we are doing, for the time when the pickup has happened, then we would be in a position to take advantage. It's almost like a game of football, Rajesh. If you're well prepared and you're trained well and you're at the right position at the right time, then you can slam in the goal. So we need to be in that position, and of course, try to protect ourselves, ring fence as much as possible from some of these global headwinds that you talked about. उदित, आपने अभी बात की थी इन्फ्लेशन की. इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो बॉटम ऑफ द पिरामिड को भी अफेक्ट करती है. अब हमने देखा है कि आरबीआई के साथ साथ गवर्नमेंट भी फायर फाइटिंग मोड में आ गई है. फ्यूल टैक्स को फिर से उन्होंने कम किया है. शुगर एंड व्हीट एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ताकि जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में रहें. इनफैक्ट रिपोर्ट्स आई हैं कि राइस, जो चावल है, आटा है, उनकी कीमतें नीचे आ गई हैं. स्टील और प्लास्टिक के प्राइसेस कम करने के लिए भी जो कस्टम्स ड्यूटी है उनमें कट्स किए गए हैं या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें हमने ऑटो सेक्टर में उसका एक पॉजिटिव असर देखा है. सो आपको लगता है कि ये जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है वो मिलकर ही ये जो सिचुएशन है इन्फ्लेशन की उसको टैकल कर सकते हैं और आगे चलकर हम आशा कर सकते हैं कि कंट्रोल में आएगी ये सिचुएशन? देखिए, दो तरीके से सोनू इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकती है. बहुत ही अगर सरल तरीके से हमें करना है, इतना सरल होता नहीं है वास्तविक जीवन में. एक तो आप डिमांड को थोड़ा सा मॉडरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मतलब वो सिस्टम ओवर हीटेड ना हो जाए, तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं इस तरीके विद इंटरेस्ट रेट्स और दूसरी चीजें. दूसरा है आप सप्लाई को ऑगमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं भारत में बना के और बेहतर सोर्सिंग करके. तो इवेंचुअली क्या मुझे जो एक्सपेक्ट मैं करता हूँ सोनू कि थोड़ा सा सप्लाई का सिचुएशन बेहतर होगा, थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा सबड्यू हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा, एंड आप ऑटोमेटिकली पाएंगे कि वो इन्फ्लेशन का पोजीशन बेहतर होता जा रहा है. पर इन्फ्लेशन जब हाई इन्फ्लेशन आ जाता है वो फौरन रातों रात बिल्कुल उसको कम किया नहीं जा सकता, और कुछ इन्फ्लेशन का होना तो जरूरी है. हमारे देश में कभी भी 6 से 7% या 5.5% से नीचे बहुत ज्यादा गया नहीं है रिटेल लेवल में. तो अगर 10 साल के एवरेज देखें तो ये हमें ये करके होगा. पर सबसे अच्छी बात जो सोनू या इस वक्त हो रही है, इसके वजह से जो आप इसका इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि उसकी सारी इकोनॉमी की सेक्टर्स खुल गई हैं और उसको डर नहीं लग रहा है इन्फ्लेशन को टैकल करने में. तो ये एक इंटरप्रिटेशन जो है जो पॉपुलर नैरेटिव में नहीं है. मान लीजिए कि ये सारे सेक्टर्स खुले नहीं होते और उसके रिजल्ट्स आ नहीं रहे होते इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इन्फ्लेशन टैकलिंग जो एफर्ट्स हैं इसको आप स्टार्ट नहीं कर पाते. इसका मतलब गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि अब सारे सेक्टर्स खुल गए हैं और वो इकोनॉमिक ग्रोथ टाइम ही नहीं होगी अननेसेसरीली. अब उसको धीरे धीरे करके उसको मॉडरेट करने की कोशिश की जा रही है इन्फ्लेशन को, और कोशिश ये की जाएगी कि एकदम से डिमांड को किल ना किया जाए और वाइड बेस्ड डिमांड के सेक्टर्स, आपने रूरल डिमांड के बारे में बात की है और दूसरे एरियाज के डिमांड के बारे में बात की है, उसको किल ना करके मॉडरेट करके अगर हम आगे बढ़े
तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सम मंथ, धीरे धीरे कम करके फाइन बैलेंसिंग एक्ट होगा सरकार के लिए भी और आरबीआई के लिए भी। लास्ट वर्ड इफ आई एम अलाउड टू पुट इन, वो ये है कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को गवर्नमेंट मैनेज करने की कोशिश कर रही है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन आ चुकी है, तो वो फोर्ट के अंदर, घर के अंदर मॉन्स्टर आ चुकी है, अब उसको आप सबड्यू करना है, और एक्सपेक्टेशन को अगर आप मॉडरेट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन की उम्मीद क्या कर रहे हैं, तो फिर वो उसको काबू में लाने में वो सहायता हो रही है, और वही गवर्नमेंट, the good news is the government is trying to do that. Wouldn't just want to draw your attention to the agriculture growth, which stood at 3% in the figures that have come in today. The agriculture and the industry sectors suffered a lot, especially during the Q4 of FY22, primarily due to excessive heat that was experienced in March. There were shortages of raw materials and supply side disruptions. So how surprised are you at the growth that stands at 3%, and how much would you think it will elevate itself in the coming year? Well, Rajesh, if we are growing at whatever rate we are growing, I mean, hats off to our farmers. I mean, you just have to go back to our history. Some of our major national humiliations have been because of shortage of foods. I'm talking about the mid-60s. Right. From there to come where we have our granaries full, where we can feed our countrymen. It should be something which every Indian should be very proud of. And I don't think people, our farmers, are given due credit for the achievement they do. And it's a matter of national pride. But coming back to these figures, they are again dependent on. A lot will be dependent on weather. And of course, now what has also happened is the way agriculture has evolved, even our Rabi crop, the winter crop is also a very significant crop. The cropping patterns are changing. So it's become dynamic, more dynamic than ever before. But it needs to become even more dynamic for the rural incomes that we've discussed, for them to grow substantially and do well. It's important. It's important from the stock market point of view, because a lot of our companies are selling products which need a large amount of rural consumption. So that is still quite a bit weather dependent. So we will wait. Yeah, but they're saying monsoon is going to be good. Yeah, absolutely. And so far the news, the forecasts are pretty okay. And we just have to hope that the distribution of the rainfall is equitable and it happens at the right time. And we should be able to not only take care of ourselves, we should be able to take care of many other countries who are asking us for help during this food sort of challenge, food crisis that's going on in the globe. उदित, आपने कहा था कि फिस्कल डेफिसिट जो अनुमान था उससे कम आया है, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सरकार की जो है वो बहुत अच्छी रही है. एंड एक और केंद्र बिंदु जो आया है उस पर आपकी संक्षिप्त सी टिप्पणी चाहेंगे. अप्रैल में कंट्री का जो कोर सेक्टर है वो 8.4% की दर से बढ़ा, और क्रेडिट ग्रोथ की भी फिगर्स आई हैं. अप्रैल के लिए 11.1% ग्रोथ, मार्च में 9.6% जो ग्रोथ थी उससे बढ़ गई है क्रेडिट ग्रोथ. शॉपिंग एंड ईटिंग आउट कह रहे हैं कि सर्ज हो रहा है. सो आपको लगता है कि अप्रैल, अब जो प्रेजेंट वित्त वर्ष है उसमें अब फिर से जो मार्च क्वार्टर की जो एक ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ी गति धीमी पड़ी थी, वो फिर से आपको लगता है मोमेंटम पकड़ सकती है? बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं है कि वो जो खरीदारी हो रही है वो पहले से उसके कंपैरिजन में पहले से बेहतर है, और हम पूरे फुल स्ट्रेंथ में अब हमारी इकोनॉमी खुल गई है, और जब हम पूरे फोर्स में आएंगे वहां पे रिजल्ट बेहतर होगा. पर सोनू, सारा चैलेंज इन्फ्लेशन पे आ जाता है, क्योंकि कंजम्पशन में इन्फ्लेशन का इफेक्ट तुरंत नहीं आता है. वो धीरे धीरे करके दीमक की तरह धीरे धीरे करके खाता चला जाता है. इसीलिए सरकार का ये बहुत ही अच्छे टाइम में ये इन्फ्लेशन अटैकिंग है, इन्फ्लेशन कॉम्बैटिंग जो एफर्ट्स हैं वो बहुत टाइमली है, क्योंकि इससे पहले वो जाके आपकी इकोनॉमिक जो रिकवरी है उसको आके असर करे. आप पहले उसको कॉम्बैट करने के और मॉडरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है. पर जो हेडविंड जिसके बारे में राजेश बात कर रहे थे, उसमें से ये है, ये मुद्रास्फीति जो है वो इमीडिएटली अफेक्ट नहीं करता, वो धीरे धीरे करके असर डालता है. जब
लोग अपने कंजम्पशन को मॉडरेट करते हैं और प्रून करते हैं, तो उसको गवर्नमेंट टैकल करते हैं। Okay, we'll be taking a short commercial break at this point of time and be back with you very soon. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं शेयर बाजार का। पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला शेयर बाजारों में आज टूट गया और बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.6% की मंदी से 359 अंक कम होकर 55,566 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.5% की गिरावट से 77 अंक टूटकर 16,585 पर आ गया। हालांकि व्यापक बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.5% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% की वृद्धि दर्ज हुई। At the stock market, snapping 3 days of gains, the Sensex at the Bombay Stock Exchange lost 359 points or 0.6% to end at 55,566 today. The Nifty at the National Stock Exchange slipped 77 points or 0.5% to 16,585. But the broader market outperformed the Sensex, with the BSE Mid-Cap Index gaining 0.5% and the Small Cap Index rising 0.7%. Among the sectoral indices on the BSE, the Power Index declined 2.2%, the Utilities Index lost 2%, the Bankex slipped 1.1%, and the Oil and Gas Index and the Finance Index and the Consumer Durables Index fell 0.8% each. Among the advancing indices, the Realty Index climbed 2.1%, the Metal Index advanced 1.8%, the Auto and the Consumer Discretionary Index added 0.9% each, the Telecom Index rose 0.8%, the Industrial Index gained 0.6%, and the Basic Material and the Capital Goods Index moved up 0.5% each. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर रहा और $1 की कीमत 77 रुपए 64 पैसे दर्ज हुई। आज जो बाजार में हल्की गिरावट आई है 3 दिन की तेजी के बाद, कैसे देखते हैं आप बाजार की स्थिति को? आगे क्या आउटलुक दिखाई देता है? सोनू, ये जो मार्केट में उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, आज भी बहुत ही उतार चढ़ाव रहा। हम इंट्राडे और इंटरडे बहुत फ्लक्चुएशन देख रहे हैं। ये बरकरार रहेगा क्योंकि ये हम हेडलाइन ड्रिवन है। मार्केट्स वैसे ही हेडलाइन ड्रिवन होती है, पर इतने डिस्परेट, कभी तेल के बारे में, कभी यूक्रेन के बारे में, तो इतने सारे जब हेडलाइंस आते हैं तो मार्केट किसी भी हेडलाइन से रिएक्ट कर सकती है। पर मजेदार बात सोनू ये है कि अगर आप 1 मंथ टू डेट अगर लें तो मार्केट में जो फर्क है वो सिर्फ 2% है। 3 महीने में अगर आप कंपेयर करें तो ये 3% है। अगर 1 साल पहले आपने 10 लाख रुपए अगर लगाए होते तो आज के डेट में, मतलब अगर एज ए सेंसेक्स एज ए स्टॉक मान के अगर चले तो आज की डेट में आपको 10% रिटर्न मिलता। अगर 10 लाख रुपए में आपको 1 लाख रुपए टैक्स फ्री मिलता। तो मार्केट्स आपको स्टिल रिवॉर्ड कर रही हैं इवन ऑन अ बैड डे। आज को अगर आप एन ऑर्डिनरी डे मानेंगे तो 1 साल पहले अगर आपने निवेश किया होता तो तब भी आप 10% रिटर्न तब भी आपको मिलता। तो मार्केट्स रिवॉर्ड करती चली जा रही हैं, बस पर बहुत टर्बुलेंट है। इसलिए जो निवेशक हैं उनको सूझबूझ के साथ, सावधानी के साथ देख के निवेश करना पड़ेगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। मुद्रास्फीति के वैश्विक संकट को लेकर निवेशकों की व्यापक चिंताओं के बावजूद कोविड-19 से जुड़े नियंत्रणों में गिरावट के बीच चीन में आर्थिक संकट कम होने के संकेतों का अनुकूल प्रभाव पड़ा। चीन के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स से सेवाओं और विनिर्माण गतिविधि में एक और महीने सिकुड़न होने का संकेत मिला। हालांकि इस गिरावट की गति कम हो गई। अप्रैल में यह आंकड़ा 47.4 था और मई में यह बढ़कर 49.6 पर जा पहुंचा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.2% के उछाल में रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.4% की बढ़त पर था। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.6% की वृद्धि हुई, लेकिन सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.2% की गिरावट थी और जापान का निक्केई
0.3% के नुकसान पर था। इस बीच जापान की फैक्ट्रियों में उत्पादन में अप्रैल के दौरान तीव्र गिरावट हुई। चीन के कोविड-19 से जुड़े लॉकडाउन और आपूर्ति श्रृंखला में व्यापक बाधाओं का प्रतिकूल असर विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां पर अधिकतर मंदी का रुख था। जर्मनी के मुद्रास्फीति के आंकड़े उच्च स्तर पर आने से केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति कड़ी करने की चिंताएं फिर पैदा हो गईं। आंकड़ों से पता लगा कि जर्मनी में यूरोपीय संघ का संज्ञान लेने वाली मुद्रास्फीति की दर मई में 8.7% दर्ज हुई। इसके अलावा यूरो क्षेत्र में आंकड़ों से पता लगा कि मुद्रास्फीति मई में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिससे यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में और अधिक बढ़ोतरी के अनुमान बढ़ गए। फ्रांस में भी आज जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार मई का मुद्रास्फीति का आंकड़ा अनुमानों को पार करता हुआ 5.8% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.2% की वृद्धि पर था, लेकिन फ्रांस के कैक में 0.9% की गिरावट थी और जर्मनी का डैक्स 0.8% के नुकसान पर था। Udin, there's a global inflation shock the world over, and the pass-through of inflationary pressure could hit private consumption, which is one of the drivers of any economy. You're right, but Rajesh, it's not still showing up in many places. For instance, in the US, it's still not showing up. Maybe in some sector here or there, little bit, but it's not showing up yet. So the fear is that if inflation continues for a protracted period of time, that's when it's going to start biting, maybe 3-4 months. But because of the huge amount of money that has got accumulated in US and some other economies where the government gave handouts, this is the reason why the personal consumption expenditure keeps moving ahead. In our country, the dynamics are different. Now that our service sector and other areas have opened up, our key thing is to make sure that we don't get into that jam that we got 2 years back again, or maybe earlier this year, and the activity keeps going on. And second, of course, how we can ring-fence ourselves in whatever way we can from the supply shock and the inflation shocks. Moving on, global oil prices gained today after the EU agreed to slash oil imports from Russia, fueling worries of a tighter market already strained for supply amid rising demand ahead of peak US and European summer driving season. So the Brent crude oil futures for July jumped $2.19 to trade at $123.86 a barrel. The US crude futures surged $4.05 to $119.12 a barrel. Quickly, your views. Everyone thought that, okay, it might come down, but it does not seem to be coming down. I'm talking about the rates. So the expectations that inflation will start easing may not necessarily materialize anytime soon. Yeah, for fuel as a source of inflation, that doesn't seem to be giving us any respite, Rajesh, unfortunately. We'll probably have to look elsewhere for relief. और आइए अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के अनुबंध वाला सोना 51 रुपए की गिरावट से 51,054 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी 366 रुपए की मंदी के साथ 61,597 रुपए प्रति किलो पर थी। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदयन, आप शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को आपने बहुमूल्य जानकारी दी। Thank you, Udayan, for being with us. Thank you, Lai. And before we close the headlines once again, country's GDP grew at 8.7% in the financial year 2021-22. Fiscal deficit stands at 6.7%, and for the fourth quarter of the last fiscal, economy grew at 4.1%. At the stock market, snapping 3 days of gains, Sensex loses 359 points, Nifty slips 77 points, Rupee drops 10 paise against the dollar. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.